नमस्कार। अपना बिहार में आपका स्वागत है। राहुल ओझा के साथ। सबसे पहले बात ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए घूसखोर आईएएस संजीव हंस की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शुक्रवार देर रात ईडी ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया। संजीव हंस को उनके पटना स्थित सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में दिल्ली के एक रिसोर्ट से पूर्व विधायक गुलाब यादव की भी गिरफ्तारी हुई। संजीव बिहार कैडर के पहले आईएएस अफसर हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद रात में ही कोर्ट में संजीव हंस की पेशी हुई। कोर्ट ने संजीव हंस को अगले 11 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 29 अक्टूबर तक अब संजीव हंस जेल में ही रहेंगे। संजीव हंस का नया ठिकाना बेऊर जेल का आमद वार्ड होगा। देर रात लगभग 12:30 बजे ईडी की टीम संजीव हंस को बेऊर जेल लेकर पहुंची थी। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईएएस संजीव हंस कौन है। तो बिहार कैडर के आईएएस ये संजीव हंस है जिनकी गिरफ्तारी ईडी की टीम ने की है। 1997 बैच के ये आईएएस अफसर हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मूल रूप से पंजाब के ये रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ये कर चुके हैं। इसके साथ साथ बिहार में कई जिले के कलेक्टर बने, कई विभाग के सचिव भी संजीव हंस रहे। तो आईएएस संजीव हंस पर कई बड़े आरोप भी हैं। वो आरोप क्या है वो भी एक एक कर जानते हैं। तो आय से अधिक संपत्ति का इनके ऊपर आरोप, करोड़ों की अवैध संपत्ति जुटाने का इनके ऊपर आरोप है। इसके साथ ईडी की जांच में अवैध संपत्ति के सबूत मिले हैं। आईएएस संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव से तार जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच करोड़ों के लेन देन के सबूत भी टीम को मिले। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखिए आईएएस संजीव हंस पर आरोप क्या है। तो आईएएस के पास 20 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है। नोएडा, गुरुग्राम के साथ पंजाब में संपत्ति है। निजी ठेकेदार से भी साठगांठ के सबूत मिले हैं। तो स्मार्ट मीटर कंपनी से घूस लेने का इनके ऊपर आरोप। आय के स्रोत का खुलासा नहीं कर पाए संजीव हंस। बिहार कैडर के पहले आईएएस अधिकारी जिसे ईडी ने पकड़ा है। और बता दें कि 20 करोड़ से अधिक की इनकी बेनामी संपत्ति। और अब आपको बताते हैं कि आईएएस संजीव हंस पर कब कब जो कार्रवाई हुई है। तो 16 जुलाई को ईडी ने छापेमारी की थी। संजीव हंस गुलाब यादव के ठिकाने पर दबिश दी गई। बिहार, दिल्ली, पुणे, पंजाब, यूपी के ठिकाने पर दबिश दी गई। 10 से 12 सितंबर तक भी करीबियों पर छापा पड़ा। छापेमारी में अकूत संपत्ति का खुलासा किया गया। तो देखिए कैसे यह कार्रवाई जो है वो अलग अलग ठिकानों पर होती रही और अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करने के बाद से इन दोनों की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। वहीं देखिए ईडी ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए संजीव हंस को गिरफ्तार किया है और बेऊर जेल भेज दिया है। बेऊर में उनका ठिकाना आमद वार्ड है। बाद में उन्हें सेल में भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक पूरी रात संजीव हंस वार्ड में बेचैन रहे। कल रात खाने की पूछा गया पर मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह तक संजीव हंस वार्ड में जगे रहे। सुबह में चाय के लिए पूछा गया लेकिन मना कर दिया। संजीव हंस ने न्यूज़पेपर पढ़ने की मांग की। आज गुलाब यादव की भी पुलिस दिल्ली से पटना लाएगी। बेऊर जेल से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवीएस नारायण। कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया और कल देर रात बेऊर जेल लेकर के पहुंची है। संजीव हंस पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले कोई आईएएस अधिकारी इस तरह से गिरफ्तार कर बेऊर जेल नहीं लाया गया है। जिस ढंग से संजीव हंस के मामले चल रहे थे, लगातार आय से अधिक जो है वो पैसे के मामले थे और कई जगह पे अवैध रूप से जो है पैसे कमाने की बात हो या फिर वहां पे कई जगहों पर पैसे निवेश करने की बात हो, करोड़ों रुपए की बात सामने आई थी। जिसके बाद लगातार छापेमारी की गई और पूछताछ के बाद संजीव हंस को गिरफ्तार कर बेऊर जेल में रखा गया है। कल देर रात यहां पर रखा गया। कोर्ट में पेशी भी हुई और 11 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जो है वो रखा गया है। और हम बेऊर की जो तस्वीरें के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कल पूरे रात जो है संजीव हंस बेचैन दिखे। वो जो आमद है वार्ड वहां पे उनको लाया गया और उनका जो नया ठिकाना है वो आमद वार्ड है और आज उनको सेल जो है वहां पे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कल जब संजीव हंस यहां पे लाए गए तो जो जेल से जो सूचनाएं मिली उसके मुताबिक जो है पूरे रात वो बेचैन दिखे और
वो उन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया। और सुबह में जब जो जानकारी के मुताबिक जब वार्डन ने उन्हें चाय के लिए पूछा तो वो चाय पीने से भी इनकार किया है उन्होंने। और जो जानकारियां मिल रही हैं उसे मुताबिक वो न्यूज़पेपर की मांग उन्होंने की है और न्यूज़पेपर पढ़ने की बात उन्होंने कही है। अब यहाँ पे जो है सुबह सुबह उनके जो नाश्ते की बात कही जा रही है, लेकिन उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया है। और जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के अनुसार उनको अब यहाँ पे खाना दिया जाएगा। लगातार जो है वहाँ पे आकर के जो जेल अधिकारी हैं उनसे पूछताछ भी करेंगे और जो ज़रूरत की सामान है वो जेल मैनुअल के अनुसार जो है उन्हें दिया जाएगा। आगे की जो कार्रवाई है 11 दिन उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, पूछताछ भी होगी। लेकिन इतना है कि संजीव हंस की जो पूरी रात जो है वो बेहद बेचैनी में गुजरी है। सुबह से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। देखने वाला बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में उनकी दिनचर्या है वो कैसे रहती है और कार्रवाई कैसे होती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और पटना संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, जो रात कटी वो बेचैनी में कटी संजीव हंस की, आगे और क्या कार्रवाई होनी है, क्या कानूनी प्रक्रिया चलनी है? सर सामने खड़े हैं और अभी से थोड़ी देर पहले जो है वो संजीव हंस की पत्नी जो है वो यहाँ पे पहुंची हैं संजीव हंस से मुलाकात करने के लिए। और उनकी जो पत्नी है मोना हंस, और वो अभी थोड़ी देर पहले पहुंची है और उनकी मुलाकात जो है वो संजीव हंस से हो रही है। कल रात जिस ढंग से उनके गिरफ्तार कर यहाँ पे लाया गया, और वैसे में ये पहला ऐसा मौका है जब उनकी पत्नी यहाँ पे कोई मिलने के लिए पहुंचा है। आपको बता दें कि जो मोना हंस है वो इस मामले में, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें 13 लोग नामजद हैं और उस एफआईआर में नामजद में इनकी पत्नी का भी नाम है। हालांकि इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और ये संजीव हंस और गुलाब यादव की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मोना हंस जो है उनकी पत्नी अभी मुलाकात कर रही हैं। ये एक जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस ढंग से मामले सामने आए हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, और यहाँ पे जो जिस ढंग से अवैध रूप से जो निवेश है, एक बात और इसमें सामने निकल करके आई है कि जो संजीव हंस हैं और गुलाब यादव हैं, उन दोनों पत्नियों के नाम से पुणे में सीएनजी पंप भी उसकी जानकारी मिली है, जो 2015 में लगभग 1.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। उसके बाद हिमाचल में लगभग 95 करोड़ का रिजॉर्ट में निवेश। ये तमाम चीज़ें जब जानकारियां मिली है तब उनकी गिरफ्तारी हुई है और यहाँ अभी 11 दिनों तक जो है वो यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद लगातार जो है उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद जो है मामले और सामने निकल कर आएंगे और देखने वाला होगा कि ईडी आगे जो है इस पूछताछ के बाद कैसी कार्रवाई करती है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत तो शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, अभी जो अपडेट सामने आया है कि संजीव हंस की पत्नी जो है वो पहुंची हुई है, मुलाकात हो रही है और देखिए जो रात है वो बेचैनी में संजीव हंस की कटी है। और देखिए, शराब कांड पर बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शराब कांड में कुल 44 लोग की अब तक मौत हो चुकी है। गोपालगंज में 2 और लोग की मौत की खबर सामने आ चुकी है। पहले गोपालगंज का आंकड़ा 2 था और यह बढ़कर अब 4 हो चुका है। गोपालगंज में अब तक 4 की मौत हो चुकी है। सिवान में अब तक 28 लोग की मौत हुई है। यह आंकड़ा रुका हुआ है मौत का 28 पे। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन है। वहीं छपरा में 12 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। शराब माफिया पर छापेमारी चल रही है। 256 शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो गोपालगंज में शराब पीने से 2 और लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इनमें बरौली प्रखंड के बेलसंड के रहने वाले केदार शाह के बेटे सोनू कुमार और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के गरौल के रहने वाले जीतन मियां शामिल है। हालांकि पुलिस ने शराब से मौत होने की पुष्टि से इनकार किया है। बताया जाता है कि मनीष कुमार अपने रिश्तेदार के यहां शराब का सेवन किया और सिवान के अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जबकि जीतन मियां को पटना रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। स्थानीय विधायक प्रेम शंकर यादव ने दोनों की मौत शराब पीने से होने का आरोप लगाया है। इसके पहले लालदेव मांझी और लाल बाबू राय की शराब पीने से मौत हो चुकी है। शराब कांड होने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में है। बीते 24 घंटे में 256 शराब के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें 76 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उत्पाद टीम और पुलिस की कार्रवाई में कई शराब माफिया भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार।
शराब कांड होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस की टीम और उत्पाद टीम ने 256 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें अब तक 76 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 24 घंटे में ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इनमें बरौली प्रखंड के बेलसट गांव के रहने वाले केदार शाह के पुत्र मनीष कुमार है। इन्होंने लकड़ी में जाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे, जहाँ पर इन्होंने शराब का सेवन किया था। तो सिवान में शराब का सेवन करने के बाद सिवान में ही इनकी मौत हुई है और आज इनका डेड बॉडी जो है वो घर पर पहुंचा है। तो वहीं दूसरे मृतक की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हमीदपुर के रहने वाले जित्तन मियाँ के रूप में की गई है। हालांकि गोपालगंज की पुलिस दोनों की मौत शराब से हुई है इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि अब तक 2 लोगों की ही शराब से मौत हुई है, जिनमें लालदेव माझी और लालबाबू राय शामिल है। हालांकि जो बैकुंठपुर के विधायक हैं प्रेम शंकर यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों की मौत शराब पीने से हुई है। आगे अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करती है, जो शराब पीने वाले की तो गलती है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शराब बिक कहाँ से रही है। शराब जो बेच रहा है, शराब जो ला रहा है, उस पर अगर हम लोग पाबंदी नहीं लगा रहे तब तक ये बंद होने वाली नहीं है। और सरकार का जो नियम है वो नियम संगत जो है वो अपने दायित्व पे नीतीश जी नहीं है। इसके अलावा 10 ऐसे लोग हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल के अलावा विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। तो इनमें सबकी हालत में अब लगातार सुधार हो रही है। तो वहीं गोपालगंज के एसपी अवधेश जगदीशिका का ये कहना है कि पुलिस शराब माफियाओं के ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है और अब तक की कार्रवाई में 10,000 लीटर से ज़्यादा शराब को नष्ट किया गया और 3 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। तो गोपालगंज में पुलिस शराब कांड होने के बाद लगातार एक्शन मोड में है और कार्रवाई जारी है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की। गिरिराज सिंह ने जिला स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि दंगा फसाद करना उनकी यात्रा का मकसद नहीं है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित सभी पार्टी के हिंदू शामिल है। आज गिरिराज सिंह की यात्रा कटिहार में है। तो देखिए, हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए हैं गिरिराज सिंह। हालांकि इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही लगातार सियासत होती रही। लगातार ये कहा जाता रहा विपक्ष की तरफ से कि माहौल बिगाड़ने के लिए इस यात्रा पर गिरिराज सिंह निकल रहे हैं। लेकिन गिरिराज सिंह समय दर समय विपक्ष को और नेताओं को जवाब भी देते रहे कि ये लड़ाई, ये यात्रा हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए है, धर्म को बचाने के लिए है। 3 तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए काफी संख्या में जो इस यात्रा के समर्थक है वो शामिल हुए हैं। भगवा झंडा दिखाई दे रहा है और कई जो झांकियां है वो भी निकाली गई है, माथे पर कलश महिलाओं के। तो इस तरीके की एक यज्ञ जैसी यह यात्रा दिखाई दे रही है, जहां देखिए मंच पर गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं और यात्रा की शुरुआत करने से पहले पूजा अर्चना भी इन्होंने की थी और ये यात्रा का जो कारवा है वो बढ़ता जा रहा है। बता दें कि भागलपुर, कटिहार और सीमांचल के कई इलाके कवर किए जाएंगे। कटिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर सीतामढ़ी विधायक मिथिलेश कुमार ने बताया कि सबसे पहले वह सुबह यज्ञशाला मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, फिर वहां से सभा स्थल राजेंद्र स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वह जनसभा को संबोधित करेंगे। अंत में नगर भ्रमण करते हुए पूर्णिया की ओर प्रस्थान करेंगे। मिथिलेश कुमार ने बताया कि जाति तोड़कर हिंदू समाज को एकजुट होकर अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए गिरिराज सिंह की यह यात्रा ऐतिहासिक साबित होगी। बिहार का कार्यक्रम है कि सुबह सुबह हम लोग हनुमान जी के मंदिर यज्ञशाला में जाके पूजन करेंगे। तदुपरांत राजेंद्र स्टेडियम में सब लोग एकत्र होंगे, वहाँ पर सभा होगी और उसके बाद हम लोग यात्रा प्रारंभ करेंगे। भीड़ कम होने की कहीं कोई बात नहीं है किसी कारण से, और अगर भीड़ कम हो रही है, ऐसा अगर आपके जैसा विद्वान पत्रकार महसूस कर रहा है तो इसी स्वाभिमान को तो जगाना है। अब देखिए गिरिराज सिंह की यात्रा का मकसद क्या है, वजह क्या है, वो भी आपको एक एक करके बताते हैं। तो सीमांचल इलाके में जनसंख्या असंतुलन का आरोप लगता रहा है। कई इलाके में मुस्लिम की संख्या लगातार बढ़ रही है
और इसके साथ साथ बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने का भी इस इलाके में आरोप लग रहे हैं। घुसपैठियों से डेमोग्राफी में बदलाव भी देखने को मिल रहा है, जिस डेमोग्राफी की चर्चा भी लगातार हो रही है। अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू अब हो रहे हैं, तो ये वजह हैं और मकसद भी हिंदू स्वाभिमान को जगाने की, उनके अस्तित्व को बचाने की, जो गिरिराज सिंह इस यात्रा के दौरान बार बार कह रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। गया में जनसुराज पार्टी की बैठक में जमकर हंगामा हो गया। दरअसल पार्टी की ओर से गया के बेलागंज और इमामगंज सीट पर उम्मीदवार पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। बेलागंज में उम्मीदवार पर चर्चा के लिए एक मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें प्रशांत किशोर ने किसी को भी दबाव बनाने से रोका और साफ कहा कि वे किसी के दबाव में नहीं आएंगे। प्रशांत किशोर के मीटिंग से जाते ही हंगामा शुरू हो गया। लोग एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। बता दें कि बेलागंज से मोहम्मद अफजल हुसैन को और खिलाफत हुसैन का नाम सामने आया था। प्रशांत किशोर ने जैसे ही एक उम्मीदवार का नाम बोलना शुरू किया, दूसरे उम्मीदवार के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद आज जनसुराज की ओर से बेलागंज और इमामगंज के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। जनसुराज का महफिल है, ये जनसुराज का मजलिस है। इत्मीनान से सुनिए और इसके ईमानदारी पर, शुद्धता और इसके प्रोसेस पर उंगली मत उठाइए। परिणाम सुने बगैर नारा लगाओगे तो गर्दन कट जाएगा। शांति से बैठिए, आप हम पर दबाव नहीं बना सकते। खबर पटना से, जहां शराब माफियाओं ने मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। घटना देर रात की है, जहां जेपी गोलंबर पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के साथ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इसी दौरान तस्करों की टीम ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला बोल दिया और उत्पाद विभाग की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। बाद में मामले की सूचना पर दीघा थाने की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सरकारी गाड़ी है। तो पटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शराब तस्करों ने हमला किया है और पुलिस पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पुलिस टीम निशाना बनाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि टीम जो है शराब के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया था। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, बार बार हमले हो रहे हैं पुलिस कर्मियों पर, अभी का क्या मामला सामने आया? देखिए राहुल, शुक्रवार की देर रात की घटना है। जेपी सेतु गोलंबर के पास शराब माफिया शराब के साथ इकट्ठे थे और इसी सूचना पर जो इन्फॉर्मेशन मिला था उसके आधार पर उत्पाद विभाग की टीम पहुंची थी। उसने रेड कंडक्ट किया, कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। इसी दौरान शराब माफियाओं ने अचानक से उनके समर्थन में कई लोग आ खड़े हुए थे और हमला बोल दिया। पुलिस कर्मियों की दौड़ा कर पिटाई की गई थी। जो उत्पाद विभाग की गाड़ी थी उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। बाद में दीघा थाने समेत कई थानों की पुलिस टीम पहुंची और जो शराब माफिया थे तब तक फरार हो गए थे और जो घायल पुलिसकर्मी है उनका इलाज कराया गया। गाड़ी को थाने पर ले जाया गया है और आगे की छानबीन जारी है। राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। गोपालगंज सिविल कोर्ट में कुख्यात विशाल सिंह पर फायरिंग करने वाले सिवान के गिरफ्तार अपराधी सुरेश सिंह पर पुलिस कस्टडी में गोली चली है। अपराधियों की फायरिंग में पुलिस बाल बाल बची है। घटना देर रात नगर थाना क्षेत्र के तुरकाहा पुल के पास घटी है। घायल अपराधी सुरेश सिंह को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है, जहां से उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि नगर थाने की पुलिस टीम सिविल कोर्ट परिसर से गिरफ्तार अपराधी सुरेश सिंह को लेकर छापेमारी करने के लिए निकली थी। इसी बीच रात में 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने पुलिस गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में पुलिस बाल बाल बच गई, लेकिन अपराधी को पैर में गोली लग गई। वारदात में शामिल अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद गोपालगंज में एक बार फिर से गैंगवार बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। 4 अपराध कर्मी जो कि बाइक से आ रहे थे, उन्होंने अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। तो हम लोग के द्वारा बचाव के क्रम में फायरिंग की गई और हम लोग उतर के भागे। उसी क्रम में जो अपराधी को पकड़े हुए थे, ये उस मौके का फायदा उठा करके भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जो 4 अपराध कर्मी गोली चला रहे थे, उन्हीं की गोली से इसको एक पैर में गोली लगी है और हम लोग की गाड़ी में भी थोड़ा बहुत आया है डैमेज। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।